तो आपने एक वीडियो क्लिप के द्वारा हमने आपको सोलर सिस्टम और बृहस्पति ग्रह का वीडियो के साथ साथ मैं फ्लोरिडा के, हम कह सकते हैं कि नासा का जो फ्लोरिडा सेंटर है उसका भी हमने आपको एक क्लिप दिखाया जो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित है। उसी सेंटर से फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, आज यहाँ देखेंगे यूरोपा क्लीपर मिशन जो अमेरिका के नासा अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को, यानी बृहस्पति ग्रह, ये देख सकते हैं बृहस्पति ग्रह के जो मून है, चांद है, जिसको उपग्रह हम कह सकते हैं, उस उपग्रह का अध्ययन करने के लिए यानी 14 अक्टूबर 2024 को नासा के द्वारा यूरोपा क्लीपर मिशन का एक सफल परीक्षण किया गया। जो यूरोपा ग्रह पे वो जा करके वहां पे जीव जंतु और समुद्र की तलाश करेगा, क्या वहां पे जीवन संभव है उसका अध्ययन करेगा। तो आइए हम सबसे पहले बता दें, जो बृहस्पति ग्रह जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, उसके 79 उपग्रह है। कहीं आप देख सकते हैं कि इनके ग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है क्योंकि नए नए खोज होते रहते हैं। तो कभी बृहस्पति के ग्रहों की संख्या अधिक हो जाती है तो कभी शनि के ग्रहों की संख्या अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे समझिए कि फिक्स नहीं है, इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। तो हम जुपिटर के जो मून्स का अध्ययन करने वाले, ये आप देख सकते हैं उसका एक फिक है। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ना, ये मान लीजिए ये इनके मून्स हैं। तो ये इनकी संख्या में कमी और वृद्धि होती रहती है। हम आप बात करते हैं यूरोपा उपग्रह के मून्स जो है, 4 इनके प्रमुख हैं, यानी जो 4 बड़े बड़े मून्स हैं, चंद्रमा है, जो इनका चक्र लगाता है, उन चारों की हम बात आज यहाँ पे करते हैं। जो गैनीमोड है और कैलिस्टो है, लो है जिसको हम आयो के भी नाम से जानते हैं, और यूरोपा। मैं खास करके इस यूरोपा मून्स का ही आज अध्ययन करने वाले हैं। और मैं आपको बताया कि जो यह बृहस्पति जुपिटर ग्रह है वो सूर्य का एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है, और ये सारे जो मून्स है, उपग्रह है, वो इनकी परिक्रमा करते हैं, जिसमें हम यूरोपा की आज बात करने वाले हैं। तो यूरोपा से संबंधित आज महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता दूं, ये चारों उपग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह देख सकते हैं, और बृहस्पति के चारों आपके उपग्रह सामने हम दिखा रहे हैं। ये आपका यूरोपा है, ये हम कह सकते हैं लो, जिसको आयो बोलते हैं, ये गैनीमोड है, और इसको बोलते हैं कैलिस्टो। ये चारों उपग्रह का हमने आपका यहाँ पे जिक्र किया एक फिक के साथ। और आगे हम चलते हैं जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले। मैं आपको बता दूं कि जो यह हम कह सकते हैं बृहस्पति के जो 4 मून है, जुपिटर के जो 4 मून्स हैं या चंद्रमा है, उसका खोज 1610 ईस्वी में जो इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में ही यूरोपा की खोज की थी। आपने, ये आपका फिगर है, जो हम कह सकते हैं खगोल शास्त्री इटालियन के गैलीलियो गैलीली है, आपके द्वारा इसका खोज किया गया था, और 1610 में ही। आइए और भी हम देखते हैं इसमें क्या रहस्य। आज हम बात करते हैं कि इसी नासा सेंटर के द्वारा नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा के द्वारा जो ये काम करना 1 अक्टूबर 1998 से शुरू कर दिया। यानी नासा अपना जो काम करना 1 अक्टूबर 1958 से शुरू किया। यही कैनेडी स्पेस सेंटर, मैं आज इसका फिगर भी दिखा दूं, ये आपका कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा है जो अमेरिका में स्थित है। और मैं इसका थोड़ा सा हवाई मार्ग का खींचा हुआ दृश्य, ये देखे कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा जो अमेरिका में स्थित है। यहीं से समझिए कि एक स्पेस लॉन्च किया गया, और मैं उसको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे जो फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा, यानी फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं यूरोपा क्लीपर मिशन, जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम पे आधारित है। वो एक बास्केटबॉल के, यानी बास्केटबॉल के ये फील्ड के बराबर इसकी मतलब एक आकृति बनाई गई, जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशन हम कह सकते हैं, जो दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष की दुनिया में इसे भेजा गया है जीव जंतु और समुद्र की तलाश
में गैलीलियो ने 1610 में ही एक कल्पना किया था कि यूरोपा ग्रह पे यानी भारी मात्रा में पृथ्वी से 2 गुना जल की मात्रा वहां पे उपलब्ध है। ये है आपका जुपिटर, ये आप देख सकते हैं इसके मून्स है, और ये इसी की हम बात करने वाले हैं, यूरोपा की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये है आपका यूरोपा और ये है आपका जुपिटर। हम इसी का अध्ययन करें, छोटे छोटे सारे मून्स इसी के जो इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें 4 मून्स जो हैं बड़े बड़े हैं जिसका हमने आपका जिक्र किया, तो ये यहाँ परिक्रमा करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं। ये हम आपको बता दें कि जो यूरोपा उपग्रह है, यूरोपा उपग्रह में कई लेयर हैं, कई लेयर का हम पहले अध्ययन कर लेते, फिर मैं आपको यहाँ पे लेकर आ रहा हूं। उसके लेयर को मैं बता दूं जिसको समझने में आपको आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर वहां पे ले चलते हैं। ये है आपका जो यूरोपा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक संरचना का भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है। और यहाँ पे इसको हम जो उसके काट को लेकर के आए हैं, और इसमें जो पार्ट्स हैं ये देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला जो सिस्टम आप दिख रहा है, ये पूरी तरह से इसमें जो लाइन बन गई है, इसमें कई किलोमीटर यानी समझिए कई 100 किलोमीटर की लंबी लंबी लाइनें रेड आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं आइस क्रस्ट। जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर का जो भाग होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जिसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसी तरह से इसका भी जो ऊपरी वाला भाग है आइस क्रस्ट। यानी हम कह सकते हैं ये जो आप मोटाई देख सकते हैं 10 से 30 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं यूरोपा, यानी हम कह सकते हैं जो यूरोपा है ये 10 से 30 किलोमीटर जो ये मोटा, यह समझिए कि आइस यानी बर्फ की चादर से वो पूरा उसका जो ऊपरी आवरण है वो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तो बर्फ की चादर से ढकने के कारण ये पूरी तरह से एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं 10 से 30 किलोमीटर, यानी ये जो एयर है 10 से 30 किलोमीटर, मतलब आइस पूरी तरह से बर्फ की चादर से ये जमा हुआ। उसके नीचे जब हम जाते हैं, समझिए कि उसके जब नीचे जाएंगे हम, उसके नीचे जाएंगे तो 160 किलोमीटर हम कह सकते हैं, यानी 160 किलोमीटर तक मोटा समुद्र है, यानी पूरी तरह से जल है। यहाँ पे देखेंगे जो नीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये नीला वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये समुद्र है। यानी हम कह सकते हैं बर्फ के नीचे पूरी तरह से एक मोटा 160 किलोमीटर मोटा समुद्र ने पूरी तरह से वो जल भरा हुआ है। उसी का हम अध्ययन आज करने वाले हैं। और उसके बाद नीचे जो है आपका ये कोर है, और उसके बाद ये मेंटल जो पीला वाला भाग है इसको हम बोलते हैं जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो इसमें भी क्रस्ट, मेंटल और कोर दिया। तो जो क्रस्ट है वो पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। और जो हम कह सकते हैं उसके बाद जो ओशियन है, जिसको हम कह सकते हैं कि 160 किलोमीटर ये डीप, मतलब हम कह सकते हैं 160 किलोमीटर मोटा है। उसके बाद आपका आता है मेंटल को हम सिलिकेट रॉक से बना हुआ है, नहीं हम कह सकते हैं बालू से बना हुआ है। और नीचे वाला जिसको हम कह सकते हैं ये जो है कोर है वो आयरन से बना हुआ है, आयरन और सल्फर से बना हुआ है, यानी लोहा का ये बना हुआ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसे निकल फिल्म से बना हुआ था, इसी तरह से यह जो आयरन और ये हम कह सकते हैं कि सल्फर से बना हुआ है। तो ये वाला भाग जो है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये वाला भाग समझिए कि गर्म है, जिस तरह से पृथ्वी की आंतरिक भाग गर्म है और अपने तरफ से क्या करती है, एनर्जी जनरेट। नीचे से क्या करती है, ये एनर्जी जनरेट करती है, जो नीचे से एनर्जी जनरेट करती है। और एनर्जी जनरेट करने के कारण ये वाला जो भाग है वो पूरी तरह से जलीय है। और लेकिन बहुत ऊपर कभी कभी क्या होता है, एनर्जी इतना ज्यादा जनरेट कर देती है, जिस तरह से पृथ्वी के अंदर से लावा, मैग्मा और इस तरह से गैस ज्वालामुखी के रूप में आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी ज्वालामुखी का एक रूप आता है, तो जिसमें यहाँ पे लावा, मैग्मा, गैस नहीं निकलता है, ये पानी के फव्वारे निकलते हैं। ये जो समुद्र है 160
किलोमीटर जिसकी मोटाई है, उसके नीचे हम कह सकते हैं कि ये आपका है सिलिकेट रॉक्स है, और उसके बाद आयरन है, सल्फर है, और इसके हीट से समझिए कि जब ये यहाँ से एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है, तो ये जो समुद्र, एक मोटा सा एक समुद्र है, वो तो पूरी तरह से गर्म रहता, गर्म रहने के कारण वो लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन ऊपरी भाग क्योंकि टेम्परेचर 160 सेंटीग्रेड माइनस से 220 सेंटीग्रेड माइनस में तापमान होता है, इसलिए ऊपरी जो परत है ये पूरी तरह से बर्फ की चादर से लिपट जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिर से लेके चलता हूं, वहीं आपको यहाँ पे लेकर चलता हूं, ये आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये पूरी तरह से जो एक परत है वो क्या है, ये समुद्र है, ये जो ये परत का है आपका, ये समुद्र है, और ये ऊपर वाला जो परत है आपका, ये बर्फ है, ये बर्फ है। समुद्र की जो मोटाई हम कम से कम 160 किलोमीटर है, और इसके नीचे वाला जो भाग है समझिए, यह आपका सिलिकेट्स है, और नीचे, उसके नीचे हम कह सकते हैं कि आयरन और सल्फर है। तो यहां से गर्मी जब निकल रही है, यहाँ पे देखेंगे तो गर्मी निकल रही थी, ये पानी है, यहाँ प्रेशर जा रहा है, और यहाँ पे गर्मी जो बर्फ को पिघला देती है, जब बर्फ को पिघलाती है तो ये जो समुद्र का पानी है, जिस तरह से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है, उसी तरह से समझिए कि कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे ये पानी निकलता है, और उसको हमारे कई टेलीस्कोप के द्वारा उसको कैमरे में कैद भी किया गया है। और इसी का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन का जो सबसे बड़ा मिशन अंतरिक्ष की दुनिया में, समझिए कि बहुत बड़ा, समझिए एक मिशन अमेरिका के द्वारा ये भेजा गया। इससे पता लगाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या कोई ऐसा भी जगह है जहां पे जीवन संभव है, जहां पे एलियंस की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो उसी का हम अध्ययन करा रहे हैं आज यूरोपा क्लिपर मिशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे वही दृश्य मैं लेकर के आया हूं जो आपको पीछे दिखाया, और फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जैसे क्रायोवोल्केनो, जैसे हमने कहा कि पृथ्वी के अंदर से जब जलता हुआ समझिए लावा, आग, मैग्मा और अनेक प्रकार की गैस जब पृथ्वी के थोड़ा सा दरारें बनती है, समुद्र स्थल भाग में ज्यादा निकलता है, प्लेट थोड़ा सा भी खिसकता है, तो नीचे से एनर्जी जनरेट होकर के ऊपर एक लावा, मैग्मा, गैस आदि फव्वारे के रूप में निकलता है, और एक ऊंची ऊंची पहाड़ियों के चट्टान बन जाते हैं। तो उसी तरह से समझिए ये बड़े 200-300 किलोमीटर ऊंचा, यानी कई 100 किलोमीटर नीचे से पानी के फव्वारे निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो क्रायोवोल्केनो बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं पानी वाला ज्वालामुखी। यानी हम कहते हैं पानी ऊपर फेंकता है। अब ये पानी जैसे मान लीजिए गिर रहा है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर माइनस में, आपको मैं बता दूं कि जो भूमध्य रेखा है, इसमें भी तो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है वहां पे 100 यानी -160 सेंटीग्रेड तापमान रहता है, और उसके ध्रुवों की बात करें तो 220 सेंटीग्रेड तापमान होता है, ये माइनस में। तो इसीलिए पूरी तरह से यह बर्फ की चादर में यूरोपा उपग्रह लिपटा हुआ है। और हम मानव के रूप में देखें तो अमेरिका का जो केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, अमेरिका के द्वारा जो स्पेस में जो लॉन्च किया गया फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा यूरोपा क्लिपर मिशन यही अध्ययन करने जा रहा कि ये पानी अगर यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे जीव जंतु संभव है, और 2030 में पहुंच जाएगा, और 2034 में अपना वो मिशन समाप्त करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी जानकारी हम आपको बता दें। ये 2.9 बिलियन किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं यह हमारे पृथ्वी से 2.9 बिलियन किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अप्रैल 2030 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा। यानी बृहस्पति ग्रह की दुनिया में वो पहुंचेगा, उसके अंतरिक्ष में पहुंचेगा। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपने मुख्य मिशन के दौरान 49 बार, यानी हम कह सकते हैं यह जो बृहस्पति के अंतरिक्ष में तो पहुंच जाएगा, वह उस अंतरिक्ष से यूरोपा के निकट यानी 49 बार ये उड़ान भरकर उसका निरीक्षण करेगा, और इसका मुख्य मिशन 2034 में समाप्त हो जाएगा। जो सोलर सिस्टम से यह जनरेट है,
और सोलर एनर्जी से ये चार्ज भी होता रहेगा और अपना काम भी करता रहेगा। तो आप सोच लीजिए 14 अक्टूबर 2024 को अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया और यह 2030 में वहां की कक्षा में पहुंचेगा और 49 बार यह यूरोपा के करीब जाकर के उसका अध्ययन करेगा और इसका मिशन 2034 में समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।